नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। मेरी मौजूदगी आज तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर है। पहली यात्रा है ये, और ये रथ पर मैं सवार हूं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले बार थोड़े से चूक गए थे। नौजवान नेता हैं, काफी मेहनत किया है, और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव जैसे शख्सियत और आधुनिक भारत के सबसे बड़े नेता के शैडो से निकलकर अब अकेला आरजेडी को सींचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी टाइम देने के लिए आपके इलेक्शन रथ में। तेजस्वी जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि पिछली बार आप थोड़े से चूक गए, मिस्ड बाय अ विस्कर, बाय 12,000 वोट्स एंड 6-7 सीट्स। 12,000 वोट का फर्क था सर। इस बार आप क्या अलग कर रहे हैं, क्या मुद्दे उठा रहे हैं जिससे कि आप काफी नजदीक आ जाएं? पिछले बार हो सकता है चुका दिए गए हो, और पिछले बार तो काउंटिंग ही शाम में रोक दी गई थी, फिर रात के अंधेरे में हुआ। खैर, फिर भी वट एवर द रिजल्ट वॉज एट द एंड 12,000 का डिफरेंस जो आप बता रहे हैं। देखिए, उस समय तो हम लोगों को मौका भी नहीं मिला था कैंपेन करने का, जनता के बीच जाने का। कोविड था, लॉकडाउन था, लेकिन सत्ता पक्ष के सभी मंत्री संतरी जो हैं घूम रहे थे, सामग्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे लोगों के साथ। अलग अलग योजनाएं, स्कीम, राहत उस समय भी जो है अनाउंसमेंट जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके सरकार ने किया। और इस बार तो इतनी डरी हुई है सरकार है कि जो तेजस्वी कह रहा है वो कर दे रहे हैं। मतलब मौका ही नहीं दे रहे हैं। बिजली का हो, पेंशन का हो, डोमिसाइल का हो, युवा आयोग का हो, माई बहन मान योजना का हो, मतलब इंस्ट्रक्शन यही मिला है कि बिहार के खजाने में पैसा हो ना हो, सैलरी देने का भी पैसा हो ना हो, लेकिन इस बार जो कहना पड़ेगा सरकार को वो कहेंगे और कैबिनेट से पास करेंगे। तो ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, गेम प्लान है, मतलब कौन लोग उसमें ज़्यादा डिसीजन मेकर हैं आजकल, कौन कौन अधिकारी, कौन कौन रिटायर्ड अधिकारी, क्योंकि ये सरकार अधिकारी ही चला रहे हैं, ख़ास तौर पर रिटायर्ड अधिकारी लोग जो हैं, और बंच ऑफ उसमें से कुछ लोग हैं, वही लोग नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, और वही लोग जो है मुख्यमंत्री को नचा रहे हैं। और उन लोगों को भी बहुत सहूलियत मिलता है कि नीतीश जी अचेत अवस्था में है, इनका चेहरा आगे करो, अब पीठ के पीछे अपना खेला करो। तो यही काम जो है बिहार में हो रहा है। खजानों की चोरी की जा रही है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग जो है परेशान हो चुके हैं। लेकिन चिंता हमको अपने चाचा की है कि भाई जिस हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल मतलब अब तो यहाँ तो कर ही रहे लोग। रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ 2-4 बीजेपी के नेता हैं, अवस्था में है वो। बीजेपी के एजेंट जो जेडीयू के नेता हैं वही सब चला रहे हैं। 3-4 लोग हैं। कौन है बीजेपी के एजेंट जेडीयू में? संजय झा जी क्या है, अरुण जी जेटली के कोटा से ना, अरुण जेटली जी के कोटा से वही ना थे वो। तो यहाँ तो कोटा वाला सिस्टम है। एक तो मंत्री ही अशोक चौधरी कहते कि मेरा दामाद आयोग का मेंबर बना आरएसएस कोटा से, तो पता नहीं कौन कौन सा कोटा जदयू पार्टी में चलता है रे भाई। तो यहाँ साफ तौर पे अब दिल्ली से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो है सरकार चला रहे हैं, और मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो है जिम्मेदारी दी गई है। कुछ अपने डर से भी कि भाई सत्ता बदलेगी तो भांडा फोड़ हो जाएगा, हमारी चलेगी नहीं, असलियत सामने आ जाएगा, इस डर की वजह से भी लोग जो है कुछ कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने मुद्दे गिनाए, तो कुछ ऐसा मुद्दा भी आपने रखा है जो मॉडल कोड के बाद आप अनाउंस करेंगे? क्योंकि आप जो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी तो हम कुछ कहे ही नहीं है। अभी तो बहुत चीज़ें, क्या इन चीज़ों से जो अभी तक जो कुछ हुआ है, इससे क्या बिहार केवल विकसित हो जाएगा? तेजस्वी का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जब तक बिहार से अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त
नहीं होगा तब तक निवेश नहीं आएगा। निवेश जब तक नहीं आएगा, कारखाने इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और सभी लोग तेजस्वी के नेचर को जानते हैं। डिसिप्लिन के मामले में, अनुशासन के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चाहे सत्ता मिलेगी, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सब कोई गलती करने वाले को सजा तेजस्वी दिलाएगा। मुद्दा रहेगा आपका। पिछले बार ट्रैक्शन मिला था नौकरी को लेकर और आपने दिखाया भी जब सरकार में थे। नौकरी देखिए मुद्दा है, तभी तो नीतीश जी को कहना पड़ा कि 40 लाख हो गया है। पता नहीं कहाँ से आंकड़ा लिख के जो दे देता पढ़ देते हैं। 40 लाख हो गया है और इसको 50 लाख जो है चुनाव से फिर नोटिफिकेशन से पहले करेंगे। अब बताइए 10 लाख और नौकरी 15 दिन में तो कैसे दे देंगे? जो अधिकारी लिख के देता है वो पढ़ देते हैं, लेकिन अधिकारी भी होमवर्क अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इतनी खामियां रहती हैं उनके कागजों में। तेजस्वी जी, जिस कदर भीड़ आती है आपको ग्रीट करने के लिए, लगता है आपके समर्थकों में जोश काफ़ी है। देखिए लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है और जनता जो है वही मालिक है। और आप देखिएगा जो ज़मीन पे अगर आप नहीं रहिएगा, इनसे डायलॉग नहीं होगा तो आपको ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो भी पता नहीं चलती। हमने तो लालू जी को भी कवर किया है। अरे आप तो बहुत पुराने हैं, हेलीकॉप्टर में, और ऊपर से भीड़ दिखती थी। आप लोग तो बहुत पुराने, अब तो बिहार में आप जैसे बहुत कभी सीनियर जर्नलिस्ट सब रह गए हैं, तो आप लोगों का तो अनुभव जो है आप लोग हर दौर देखे हैं। अच्छा, एसआईआर का जो मुद्दा है, अब आप क्या संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन आए और भारत सरकार ने भी निर्णय लिया कि एसआईआर जो है पूरे देश में अब लागू होगा? एसआईआर का विरोध किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने प्रक्रिया पे सवाल उठाई थी, टाइमिंग को लेके, जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे या जो पलायन करके बिहार के लोग जो बाहर थे, ये 3-4 जो इश्यूज थे, इसको हम लोगों ने उठाया था। पता है आपको कि जून में हुआ था शायद, ये 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ था। 27 जून को पहली बार हमने एसआईआर के मुद्दे पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यही सवाल उठाया था, जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो गरीबों के पास नहीं है। आप इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? कुछ दिन पहले तो आपका ड्राइव चल रहा था, आधार से लिंक करो ताकि डुप्लीकेसी वोटर की ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बेहतर हुआ कि कम से कम अब देश में, ये हम लोगों की लड़ाई की बड़ी जीत है कि अब देश में किसी भी राज्य में अगर एसआईआर होगा तो आधार कंपलसरी होगा, यानी एज अ 12th डॉक्यूमेंट अब आधार जो है जुड़ गया। और दूसरा कि हम लोगों की बात ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। अगर आपने वोट काटे तो विथ रीजनिंग जो है आप बताइए, और कम से कम जिसका वोट कटा है आप उसको नोटिफिकेशन दीजिए, अपील का चांस दीजिए। जो प्रक्रिया ऑलरेडी चुनाव आयोग के गाइडलाइन में, उसको आप फॉलो कीजिए। ये तो पूरे देश में होना चाहिए। आप संतुष्ट हैं इससे, इस फैसले से? देखिए ये इलेक्शन, बंगाल का चुनाव आप सर पे है। देखिए ईमानदारी से तो देखिए एसआईआर तो पहली बार बिहार में हुआ है। इससे पहले इंटेंसिव रिवीजन जो है 2003 में हुआ था, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो इस तरह से बिहार में फ्लड का टाइम है, मानसून का टाइम है, आप अभी भी दियारा चले जाइए, सोचिए जिसको जुड़वाना है दियर के इलाका में जो लोग डूबे हुए हैं, वो आप वोट कैसे जुड़वाएं? समय दिया जाना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर लोकसभा के बाद भी अगर ये शुरू कर देते तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कौन चाहता है कि फर्जी वोटर हो, और कौन चाहेगा कि घुसपैठिया जो है हमारे देश का वोटर बने? मोदी जी कल फिर उठाए मुद्दा, घुसपैठियों को भगा के रहेंगे, तो क्या ये बार बार क्या बोलना चाह रहे हैं? झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया था, अब खत्म हो गया तो भाग गया। चुनाव जेएमएम जीत गई, आप लोग का गठबंधन जीता। तो अच्छा 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है वो, ठीक है। 20 साल से राज्य में उनकी सरकार है। अगर घुसपैठिया है तो आप लोगों के बदौलत आया। इंटरनेशनल बॉर्डर उन लोगों का कंट्रोल में है, सही बात है। नहीं, बिहार सरकार भी आपका और भारत सरकार भी आपका, सारे एजेंसियां, सारे इंस्टीट्यूशंस,
सब आपके हाथ में है। अच्छा, आए हैं तो संख्या तो जरा बता देते हैं। प्रधानमंत्री को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर बोल रहे तो बताओ कहाँ से घुसा है, तो कौन क्या है। ये SIR आपको लगता है माइनॉरिटीज को टारगेट करके लाया गया बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए? देखिए, जब अपना काम का आप कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया है 11 साल 20 साल बिहार में, तो आपको इश्यूज को डाइवर्ट करना है। तो ये जो मेन बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पढ़ाई सिंचाई कमाई का जो इशू है, आप इससे जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि लोग नौकरी रोजगार भूल जाएं, हिंदू मुसलमान में बट करके रह जाएं। तो ये तो शुरू से ही इन लोगों का टेक्निक है, लड़ते रहे हैं। इसलिए तो बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि बीजेपी को आज तक अकेले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आज तक सरकार नहीं बना पाई, और ना ही इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर द मासेस, और उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगली सवाल पे आते हैं तेजस्वी जी। पिछले बार आप थोड़े से चूक गए, कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दिया आपने, और इस बार हमें जो पता चला है आप विनेबिलिटी फैक्टर पर सारे दल के साथ आप एक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि सारे सीट्स पर उस टाइप के विनिंग कैंडिडेट्स हों। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम था? 70 में 19 बहुत कम परसेंटेज था। शायद वो अगर ज़्यादा सीटों की डिमांड नहीं करते तो सरकार बना लेते आप। तो क्या कांग्रेस पार्टी या अन्य घटक दल और अन्य जो नए भी आने वाले हैं उनसे आपका क्या आग्रह होगा? देखिए, पिछले बार मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ नहीं थे, इस बार है। और जब पिछला चुनाव 20 का हम लोगों ने लड़ा था तो एज अ अलायंस लड़ा था, और हमको लगता है कि जब अलायंस लड़ते हैं तो 243 सीट पे हम लोग सब मिल के लड़ते हैं। कोई कांग्रेस, कोई RJD ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलतियाँ अगर हुई होंगी, थोड़े से अगर हम लोग ने चूमा है, तो उसको हम लोग जो है इस बार दूर कर रहे हैं। कोई भी अगर कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात हो, या जो सीटें कांग्रेस को लड़नी चाहिए या RJD को जो सीटें लड़नी चाहिए, या घटक दलों को जो सीटें जहाँ ज़्यादा मजबूत है वो लड़नी चाहिए, तो इसका सब हम लोग जो है ध्यान दे रहे हैं। लेकिन किसी एक अलायंस में किसी एक पार्टी पे सहार की थोप देना, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका सामूहिक ड्यूटी है और हम लोग गठबंधन धर्म को निभाने वाले लोग हैं। जितना पुराना हम लोगों का कांग्रेस से रिश्ता रहा है, एक बिहार नहीं, आप देश की ऐसी पार्टी, रीजनल पार्टी बिहार RJD है जो आज तक जो है कांग्रेस के बाद शायद बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी हम लोगों ने सोनिया जी के बुरे दिन में भी लालू जी खड़े रहे। हाँ, पारिवारिक रिश्ता भी अलग रहा है, हम लोगों का बहुत बेहतर रहा है पिताजी और सोनिया जी का, और हम लोगों के पार्टी का भी अलायंस जो है लंबे समय तक चल रहा है। हमको लगता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट अलायंस एंड स्टिल अलाइव। फिर भी दूसरे दलों को एकोमोडेट करना है मुकेश सहनी जी। हाँ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी थोड़ा नीचे आने के लिए तैयार हो रही है। वी ऑल आर फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है। हमारा एक मात्र लक्ष्य है कि इस बार NDA को गद्दी से उतारना और अपना सरकार बनाना। तो इवन कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में अगर बात हो या विनेबिलिटी के बारे में बात हो, हर एक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। तो हमको नहीं लगता कि हमारे यहाँ ज़्यादा इशू नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी भी है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो आप ही हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी अभी घोषणा नहीं कर रही है। एक मिनट, मैंने लोगों का प्यार है और इन लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है और इन लोगों का साथ मिल रहा है। मैं लालू जी के रथ में भी सवार हुआ हूँ कई बार। अच्छा, इसी तरह देखता था। हाँ, नहीं, तो एक तरीके से देखा जाए तो लेगेसी ट्रांसफर हो चुका है। अब देखिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अनुभव है और उन्होंने अगर जिम्मेदारी दी है तो सोच समझ के दिया होगा। जी।
उनको माइक से बोल दो इधर इधर आ जाने, इस साइड आ जाने बोलो। हाँ, नौजवान है, सब किसान मजदूर के सब बच्चे हैं। मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ कि विभिन्न जातियों के यूथ हैं, हाँ, महिलाएं हैं, ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं। क्योंकि अब थोड़ा बहुत हम लोग को अनुभव हो गया है, चेहरा देख के हम लोग भी समझ जाते हैं कि किस सोशल स्ट्राटा के हैं। तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो अभी खुलकर नहीं बोल रही है मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तो क्या हम माने कि मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ नवंबर 2025 में? देखिए, हमारे गठबंधन में इसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्लियर है। तेजस्वी यादव बस अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? ऑफिशियली अनाउंस होगा तो आपको और अच्छा लगेगा। नहीं, कैंडिडेट तो आप क्या नीतीश जी को रिप्लेस कर रहे हैं आप अगली बार? देखिए, जनता मालिक है और जनता इस बार मूड में है बदलाव की, और 60% बिहार में नौजवान है, और नौजवान चाहता है कि एक ऐसा नौजवान मुख्यमंत्री मिले जो बिहार के वर्तमान को ही नहीं भविष्य को बेहतर बनाए। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल नीतीश जी के और 11 साल मोदी जी के केंद्र में रहते हुए भी नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब बिहार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूरे देश में देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय या निवेश या किसानों का आय, बिहार जो है पीछे है। लेकिन पढ़ाई या दवाई, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलना चाहिए, वो लोगों को जो है नहीं मिल रहा। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है। सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए, सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए। तेजस्वी जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी जी हैं, बार बार कहते हैं मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे, तो क्या दोनों दलों से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुकेश सहनी जी भी और कांग्रेस पार्टी के केवल एक? देखिए, अपनी बात को रखने के लिए अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो रखना चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, इसमें तय होगा। लेकिन हमें अगर कोई उप मुख्यमंत्री अगर बने तो हमें या हमारी पार्टी को कोई परहेज नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कई कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि 4-4 उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये जब चीज़ें तय हो जाएंगी तो खुल करके जो है सामने ऑफिशियली हम जो है बिहार की जनता के सामने प्रेस के माध्यम से हम लोग सब कुछ समझ सकेंगे। मुकेश सहनी जी मुख्यमंत्री रहे? अब देखिए, अब हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें इससे। मैं मान के चलूं कि नवंबर में आप बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जगन्नाथ मिश्रा 38 साल की उम्र में बने थे, अभी आप 37 साल के हैं। 37 के हैं, मतलब हाँ, नवंबर में हो ही जाएंगे, 37 ही है। तो अब देखिए, अब हम मेरा केवल लक्ष्य मुख्यमंत्री बनने का नहीं, सरकार बनाने का नहीं, बल्कि बिहार को बनाने का है। तो हमारी कोशिश है कि हम जो जनता, जो मालिक जो हम पे विश्वास किए हुए हैं, उस उम्मीदों पर, उनकी आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके विश्वास पर हम खड़े उतरे। और हम लोग नौजवान हैं, बहुत हमारे पास विजन है, रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। हम लोग कोई भी बात करते हैं तो हल्की बात नहीं करते, साइंटिफिक रूप से अध्ययन करके डेटा पे ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग सच्चाई पर, डेटा पर जो है हकीकत पे बात करें। तो हम लोग जान रहे हैं, उसीलिए तो हम अपना विजन बता रहे हैं और ये सरकार कॉपी कर रही है। अगर उनके पास कोई विजन है अपना तो वो बताए ना, कोई रोको वाले। AIMIM आपके साथ गठबंधन के लिए प्रयास कर रही है, तो क्या वो उनका प्रयास जो है सच्चा है या केवल पोस्टरिंग कर रहे हैं, या आप लेना चाहते हैं उनको? अब देखिए, ऑलरेडी 6 पार्टियां हैं हम लोग, और 243 ही सीटें हैं। सिर्फ AIM ही नहीं, NCP हो, शिवसेना हो, JMM हो,
पारस जी हों और ऐसे दले जो हैं हम लोगों से समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हम तो बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो एआईएमएम से आप हम तो हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं जाते। ये निर्णय तो राष्ट्र अध्यक्ष का होगा। सभी मसूरी की जनता को दिल से धन्यवाद। नौकरी नौकरी बेरोजगारी हटाना है। चलो। तेजस्वी जी, हाल फिलहाल में बीजेपी ने मुद्दा उठाया है 2-3 और उसको एक टॉकिंग पॉइंट बनाने की कोशिश की है। हाँ। माँ का अपमान जी। और नहीं सहेंगे, और दूसरी बात की बीड़ी से कंपेयर किया कांग्रेस पार्टी ने। इसे आप किस रूप में देखते हैं? माँ माँ होती है, माँ शब्द सुनते ही आपको सुकून मिलता है। किसी की भी माँ हो, अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जो भी किसी के भी माँ को अपमानित करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा होना चाहिए, और हमको लगता है कि हुआ भी है। ना हमने गाली दिया, ना राहुल गांधी जी ने गाली दिया, ना उस मंच पे हम लोग गए। नहीं थे। दूसरी बात ये है कि इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। लालू जी जितना गाली खाए हैं, या हम विधानसभा में बीजेपी के एमएलए ने मेरी माँ बहनों को गाली मेरे सामने दी सदन के अंदर, हमने कोई राजनीतिकरण नहीं किया। लेकिन एक बात और है कि प्रधानमंत्री जी जब गलवान घाटी में जो शहीद हुए, वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिल रहे थे। जब विदेश में थे तब का ये मामला है। विदेश में 5 दिन ठीक थे, लेकिन इंडिया आते ही सबसे पहले उन्होंने रोने का काम किया। हम अपने प्रधानमंत्री को मजबूत प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जो बात बात पे रोए ना। पंजाब बाढ़ से डूब रहा था, हिमाचल में तबाही आई हुई थी। उम्मीद था कि प्रधानमंत्री जी ना रोते हुए, इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाते हुए उन जगहों पे जाते हैं। खैर, उन्होंने रोया क्योंकि चुनाव में ज़्यादा विश्वास वो रखते हैं, आपदा में उतना विश्वास उनको नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब जर्सी काऊ कहते हैं, जब हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं, या आपको याद होगा जब नीतीश जी को डीएनए का गाली दिया था तो नीतीश जी रोए नहीं, उन्होंने बाल और नाखून जो है उनको भिजवाया था और एक पत्र भी भेजा था प्रधानमंत्री के नाम। वही जो आपका प्रज्वल रवन्ना जो है 3000 बच्चियों के साथ, मतलब महिलाओं के साथ शोषण करता है, प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हैं। जो महिला पहलवान के साथ जो शोषण का आरोप लगा, प्रधानमंत्री जी उनको सहयोग करते हैं। कल ही प्रधानमंत्री जी के मंत्री चहेते बीजेपी के जिबेश मिश्रा पत्रकार अति पिछड़ा समाज के आए हुए को माँ बहन की गालियाँ घूसा मारते हैं, कोई शब्द तो नहीं कहा। तो हम ये कहना चाहते हैं उनकी भी तो माँ हैं। और जो बिहार बंद किया गया था, जिनका एक महिला थी डिलीवरी हो रहा था, एम्बुलेंस को रोक दिया गया, एक महिला टीचर को दौड़ा करके पीटा गया, वो भी दृश्य हम लोगों ने देखे। तो क्या वो माँ नहीं है? प्रशांत किशोर, हाँ, आजकल सबको देख रहे हैं कि भाषाई मर्यादा, या तो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी के नेता हो, लग रहा है जैसे वो किसी दूसरे प्लेनेट से आ गए हैं और सबको सीख दे रहे हैं। जैसे हमने पीके मूवी देखी थी ना, आमिर खान आए थे, एक जैसे वो कहते थे एलियन, तो हाँ एलियन, दूसरे गोला से आए थे, हाँ, और दूसरे गोला से आके सबको सीख दे रहे हैं। तो आप इसे बिहार में एक किस तरह की संस्कृति का जन्म आप लेते हुए देख रहे हैं? इतना पैसा, इतना भाषाई अमर्यादा। देखिए आपको भी 9वीं फेल बोलते हैं, तो मैंने एक इंटरव्यू में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा कि आप भी 12वीं पास हैं और आपको देख के लगता नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यू आर अ सेल्फ ट्रेन्ड मैन। वैसे ही तेजस्वी जी भी, अगर मान लीजिए वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, और मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं जानता हूँ स्पोर्ट्समैन को पढ़ने का समय नहीं रहता, वो जुनून रहता है, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखा है। और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर महज 10th पास है। तो इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं जो नए पीके आए हैं?
देखिए, जब से हम राजनीति में आए हैं तब से ये आरोप लगता रहा है, लेकिन हमारा जो क्वालिफिकेशन था वो जनता के सामने हमने ऑनेस्टली रखा। लेकिन सवाल अगर एजुकेशन की हो तो धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े थे, लेकिन आज रिलायंस इंडस्ट्री देखिए कहाँ। जो आपके एप्पल के ओनर जो हैं वो लोग कितना पढ़े लिखे थे, लेकिन आज देखिए क्या उन्होंने किया। जो पेरियार हैं वो कितने पढ़े लिखे थे। कामराज जी कांग्रेस के कद्दावर नेता देश के उस समय कितने पढ़े लिखे थे। देखिए, शिक्षा होना और एक ज्ञान होना, ये दोनों में अंतर है। डिग्री लेकर मतलब आ जाइए, लेकिन एक चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। प्रशांत किशोर ये तो कहते हैं कि वो आपको उप मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान है। नहीं, सही है। देखिए, प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, उनका केवल काम जदयू से लेना देना था, आरजेडी से लेना देना नहीं था। आपको भी पता है उस समय इन्होंने पीला बैनर बनवाया था और केवल नीतीश कुमार जी का चेहरा था। बिहार में बाहर, अब की बार फिर से नीतीश कुमार, है ना। उसमें ना कांग्रेस का था ना आरजेडी का था। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, महागठबंधन है तो और नेताओं का भी, और सबसे बड़ी ताकत लालू जी को हो, और उन्हीं का चेहरा गायब आपने कर दिया। तो आप समझ सकते कि कितने प्रोफेशनल आदमी हैं। और आरजेडी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो नीतीश जी के साथ है तो 71 सीट आया नीतीश जी को, और हमारे पार्टी को 80 सीट आया, उनसे बेसी आया। थैंक यू वेरी मच तेजस्वी यादव जी। आपके रथ पर सवार होकर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, और मेरी आपकी शुभकामना है कि आप बिहार के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने 37 साल की उम्र में, क्योंकि 38 साल की उम्र में भी कोई बना था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप मेहनत कीजिए। शुक्रिया।